10th साइंस है, चैप्टर 11 है इलेक्ट्रिसिटी। और आप जानते हैं हर टॉपिक के बाद आप जब एनसीईआरटी बुक खोलेंगे तो कुछ न कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 181 में ये क्वेश्चन दिए हैं, उन क्वेश्चंस का हम आंसर्स देखते हैं क्या है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं यार, अभी थ्योरी तो पढ़ाया था, किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं? मटेरियल और टेम्परेचर। हाँ, मटेरियल है, टेम्परेचर है, लेंथ है और क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, यदि 1 मार्क्स का आया तो यही पर लिख देना है, लेकिन कुछ बड़ा आया तो इनका डिटेल करना है कि कैसे कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आंसर कैसे लिखेंगे, द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला क्या होता है, लेंथ, ये एल हो गया। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, और बड़ा करना चाहो तो लिख सकते हो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि लेंथ इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। आप ऐसा भी लिख सकते हो, रेसिस्टेंस इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यदि नहीं लिखना है। ठीक है, दूसरा पार्ट आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और क्रॉस सेक्शनल एरिया हम बोले थे कि ये जो सामने वाला हिस्सा होता है सिलेंड्रिकल पार्ट का, जो सर्कुलर शेप का हो सकता है वायर के लिए, तो उसका क्या कहलाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब मोटी तारों का जो रेसिस्टेंस होता है कम होता है। ठीक है, तार मोटी होगी मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा। तो आप इसको ऐसा भी लग सकते हो कि रेसिस्टेंस डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग थिकनेस ऑफ वायर, है ना, इस तरह से। इसके बाद हम करते हैं नेचर ऑफ मटेरियल, डायरेक्टली मटेरियल भी लिख सकते हो। डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट रेसिस्टिविटीज और रेसिस्टेंस। मटेरियल बदलेगा तो रेसिस्टेंस भी उसका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, मटेरियल पर डिपेंड करता है। जैसे सिल्वर का रेसिस्टेंस जो होता है बहुत लो होता है, मरकरी का ज़्यादा होता है, इस तरह से यहाँ पर मटेरियल अलग होता है तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों। रेसिस्टिविटी इन दो चीज़ों पर करती है, रेसिस्टेंस में दो चीज़ें और बढ़ जाता है, बस इतना। ठीक है, मतलब आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्वेश्चन आया रेसिस्टेंस का, इसकी जगह पर रेसिस्टिविटी लिख दिया तो आपको ये 2 पॉइंट भर लिखना है ना, तो रेसिस्टिविटी की बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं टेम्परेचर पर। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है, इसका रिलेशन डायरेक्टली इन्वर्सली नहीं होता है, कुछ रेशियो में इंक्रीज होता है, थोड़ा सा ज़्यादा कम, वो मटेरियल पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो फॉर मोस्ट मेटेलिक कंडक्टर रेसिस्टेंस इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, है ना। आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सिंपल सा है, जो 4 चीज़ें हैं उनको ध्यान रखिए, फिर उसको आप डिटेल कर दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। पहला वाला क्लियर हो गया, किस किस पर डिपेंड करता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्रॉस सेक्शनल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट रेसिस्टेंस, और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, रेसिस्टिविटी पूछेगा तो क्या लिखोगे, टेम्परेचर और मटेरियल। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर और ए थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, व्हाई। अब देखो जो आपने ऊपर पढ़ा है क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो वो थिकनेस और थिन को बताता है। तो मुझे ये बताना है कि किस वायर से करंट इजीली फ्लो होगा। एक थिक वायर है और एक थिन वायर है, सेम मटेरियल है, तो जब हम किसी सोर्स से जोड़ देते हैं तभी करंट फ्लो होगा, अपने आप तो फ्लो नहीं होगा। तो किस में होगा और क्यों होगा? हाँ, थिक में। थिक वायर का जो रेसिस्टेंस है कम है, जब रेसिस्टेंस कम होता है तो करंट इजी फ्लो होता है। अब यहाँ पर क्यों है, तो यहाँ पर पहले आपको बता देना है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है उसका रेसिस्टेंस कम होता है। तो यहाँ लिख सकते हो रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, थिक वायर हैज मोर क्रॉस सेक्शनल एरिया सो इट्स रेसिस्टेंस इज लेस, है ना। फॉर लेस रेसिस्टेंस करेंट इज मोर। तो अपने वर्ड्स में आप इसको समझा दीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो थिक वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है, इसलिए उसका रेसिस्टेंस कम होगा, तो करंट इजली फ्लो होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं इसमें, तो सारा कुछ आप बता दिए हम। अब चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ थर्ड क्वेश्चन के लिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है? लेट द रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स रिमेन्स कांस्टेंट while the potential difference across two ends of the component decreases to half of its former value. What change will occur in the current through it? क्वेश्चन समझ में आया क्या? और कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ें तो पढ़ने के बाद दिमाग में सोचोगे कि हमारे दिमाग में है, बन जाएगा, ये सही तरीका नहीं है। प्रश्न को आप पढ़िए, जो आपके दिमाग में है कि ऐसा ऐसा समझाए हैं, अपने वर्ड्स में उसको क्या करिए, लिखिए। एक बार लिख के जाइए, प्रैक्टिस करिए, तब आपसे बनता है। राइटिंग जो है, राइटिंग वर्क आपका परफेक्ट होना चाहिए। जब आप पढ़ते हैं तो आपका दिमाग भर काम करता है, लेकिन जब आप लिखते हैं तो दो चीज़ें, आपकी आंखें भी, दिमाग भी, हाथ भी, तीन चीज़ें काम करती हैं। तो जब आपको याद करना होता है तो सब एक्शन में आ जाते हैं, दिमाग भी, आँख भी और ब्रेन भी। तीन तीन लोग काम करेंगे। तो जब आप लिखना चालू करोगे तो आप सोचते रह जाओगे, तब तक हाथ वो लिख देगा। ये प्रैक्टिस होती है। आप सोच नहीं पाए, आपके हैंड की प्रैक्टिस हो गई कि यही लिखना है भैया, उसको पता हो जाता है। इनका भी थोड़ा थोड़ा दिमाग होता है, इसलिए हमेशा इनको लिखना चाहिए। तो क्वेश्चन समझ में आया कि कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, जैसे बल्ब हो जाए, ट्यूबलाइट हो जाए, फैन हो जाए, ठीक है, और उनका जो पोटेंशियल वो रेसिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। यदि उनका पोटेंशियल डिफरेंस हम डिक्रीज करके हाफ कर दें, है ना, जैसे मान के चलो कि पहले पोटेंशियल डिफरेंस 200 रहा होगा, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करके हमने हाफ कर दिया। ठीक है, तो करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, करंट क्या हो जाएगा? तो यहां पर आप देखिए, ओम्स लॉ पढ़े हैं आप। ओम्स लॉ क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, उसी के रेशियो में करंट भी क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज होगा। यदि हमने पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दिया है, तो करंट भी क्या हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, क्या समझ में आया? करंट भी क्या होगा, हाफ। वो हाफ हो गया तो वो भी हाफ हो गया। तुम्हारे जैसे तो हम काम करते हैं, हाँ, जैसे बंदर होते हैं, नकलची होते हैं, है ना। कि यार, एक शुरू में कहानी पढ़ते थे कि यार आप नदी के किनारे खड़े हो और वहाँ पर एक नदी के बीच में एक नींबू का पेड़ है, उसमें बंदर चढ़ा है, आपको नींबू खाना है, तो आप क्या करोगे? तो आप जानते हो कि बंदर जो है नकलची होता है। तो हम यहाँ से पत्थर मारेंगे बंदर को, उसके पास पत्थर नहीं है तो नींबू है, तो नींबू तोड़ के वो हमको मारेगा, तो हमको नींबू मिल जाएगा। इस तरह से नकल हो जाती है। तो यहाँ भी यही है, यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करेंगे तो करंट भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। हमने उसको हाफ कर दिया है तो करंट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से लिखना है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन रेसिस्टेंस इज कांस्टेंट। रेसिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो जो करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देयरफॉर इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिक्रीज टू हाफ, इसलिए जब यदि आपने पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ में डिक्रीज किया, आधा किया, द करंट विल आल्सो डिक्रीज टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू, उसकी पुरानी वैल्यू से ये भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मतलब उस समय करंट यदि 4 एम्पियर रहा होगा तो हाफ करने पर ये भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो आपको ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखना है और इसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दिया तो करंट भी कितना हो जाएगा, हाफ। आपने पोटेंशियल डिफरेंस को 4 टाइम कर दिया तो करंट भी कितना हो जाएगा, 4 टाइम। लेकिन कंडीशन ये है कि रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन, और इसको समझते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन क्या है, वाई आर क्वाइल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन अलॉय रेदर देन ए प्योर मेटल। देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम हीटिंग का यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, है ना। मतलब इलेक्ट्रिसिटी लगाओ तो मुझे हीट चाहिए, आप हीटर लगा लेते हो, ठंडी आती है तो रूम हीटर लगाते हो, खाना पकाने के लिए होम रूम हीटर लगाते हो, ठीक है। आपको कपड़े में प्रेस करना है तो हीटर लगाते हो, आपको ब्रेड पकाना है तो टोस्टर का लगाते हो, हीटर लगाते हो, बाल को सीधे करना होता है तो थोड़ा हल्का हीट उसको भी करते हो, हीट उसका भी आता है हीट करने के लिए, मोड़ने वोड़ने के लिए, थोड़ा गर्म हो जाता है तो कर्ली हेयर बन जाता है, ठीक। ये सारी चीज़ होता है। तो हीट क्यों होता है, हम जानते हैं कि जब हम करंट पास करेंगे, रेसिस्टेंस होगा तो करंट पास नहीं होगा, या करंट की वैल्यू हम ज़्यादा इंक्रीज कर दें तो उसमें हीट आ जाता है। करंट इंक्रीज होगा तो हीट कंडक्टर में होता है। तो कंडक्टर जो है प्योर मेटल के नहीं बनाए जाते, एलॉय के बनाए जाते हैं। जैसे मुझे हीटर का कॉइल होना चाहिए उसको गर्म करने के लिए, टोस्टर में कॉइल होना चाहिए, प्रेस में कॉइल होना चाहिए। तो जो कॉइल होती है वो कंडक्टर होती है। तो किस तरह का कंडक्टर होता है, वो प्योर कंडक्टर ना होकर के क्या होता है, एलॉय होता है। तो एलॉय का ही क्यों बनाते हैं, ये क्वेश्चन, ठीक है। माने मिक्सचर होता है वो उसका मेटल्स का। तो देखिए, कॉइल्स ऑफ हीटिंग एप्लीकेशंस आर मेड ऑफ एलॉयज लाइक नाइक्रोम। नाइक्रोम से बनाए जाते हैं, नाइक्रोम है, मैग्नीन है, कॉन्स्टेंटन, वो एलॉय पढ़े थे ना हम, 3 ठो, उनसे बनाए जाते। क्यों? बिकॉज दे हैव हायर रेसिस्टिविटी देन प्योर मेटल्स। इनकी रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा। जिसका रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होता है वो उतना ज़्यादा हीट होता है, माने करंट को हीट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो प्योर मेटल ले लेंगे, रेसिस्टेंस कम होगा, हीट कम होगी, तो कहाँ हम काम कर पाएंगे, हमको ज़्यादा हीट चाहिए। तो ज़्यादा हीट के लिए क्या चाहिए, रेसिस्टिविटी ज़्यादा चाहिए, है ना। तो जो एलॉयज होते हैं उनकी रेसिस्टिविटी क्या होती है, हायर होती है। एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज और बर्न। मान लो गर्म हो गया तो गर्म होकर के ऑक्सीजन से रिएक्शन कर सकता है और वो पाउडर बन सकता है मेटल। तब तो पहले से गर्म हो गया, वो पाउडर बन गया तो अब टूट गया कहना चाहिए, ठीक है। तो ये जो होते हैं ऑक्सीडाइज नहीं होते, ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करते, तो ये परमानेंटली बने रहते, इनका कनेक्शन बना रहता है, उसका कनेक्शन टूट सकता है। और ये भी लिख सकते हो, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये पिघलते नहीं। मान लो गर्मी हुई, मेटल हम लगा ही दिए और 1000 डिग्री सेल्सियस चाहिए हमको, 1000 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो वो 800 आया कि वो पिघल गया, उसका मेल्टिंग पॉइंट पहुंच गया, तो क्या गर्म होगा, कनेक्शन टूट गया। और फिर पिघल गया तो हमको कहीं भी यहाँ वहाँ से निकला तो हमको बर्न भी कर सकता है। तो तीसरा इसमें लिख देना, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो क्या क्या रीज़न है कि एलाइज का हम जो है कॉइल्स में बनाने में करते हैं, हीटर का, टोस्टर का और प्रेस का। हायर रेसिस्टिविटी होती है, दे डू नॉट एक्सेस ऑक्सीडाइज और बर्न, और दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इन 3 रीज़न के कारण हम जो है एलॉयज का यूज करते हैं। तो हम मेटल्स का क्यों नहीं करते, इसी का उल्टा कर देना है। दे हैव लो रेसिस्टिविटी, दे कैन ऑक्सीडाइज, है ना, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, है ना। ऐसे इसी का उल्टा लिख दोगे तो उसका बन जाएगा। किसी भी तरह से आपको समझाना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं और इसको समझते हैं। क्या है क्वेश्चन, यूज द डाटा इन द टेबल 11.2। एनसीईआरटी बुक में टेबल दी है, अभी हम देख लेंगे। टू आंसर द फॉलोइंग, विच अमंग आयरन एंड मरकरी इज बेटर कंडक्टर। आयरन और मरकरी में कौन सा कंडक्टर होगा अच्छा। तो हम रेसिस्टिविटी का कंपैरिजन करके पता लगा सकते हैं। जिसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगी वो बैड कंडक्टर, अच्छा कंडक्टर नहीं। जिसकी रेसिस्टिविटी कम होगी वो अच्छा कंडक्टर, ठीक है। दूसरा, व्हिच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर, इनमें से बेस्ट कंडक्टर कौन है। तो यदि आप टेबल देखेंगे तो आयरन इज बेटर कंडक्टर देन द मरकरी, मरकरी से बेटर कंडक्टर है। पर क्यों है, रीजन कहाँ है, इसके लिए हमको टेबल पास जाना पड़ेगा। तो इसकी जो रेसिस्टिविटी होती है 10 × 10⁻⁻8 ओम होती है, जबकि मरकरी की जो होती है 94 × 10⁻⁻8 ओम होती है। इसकी 94 है,
इसकी 10 है, पावर सेम है, तो आप उसके नंबर को कंपेरिजन कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी रेसिस्टिविटी क्या हो गई, ज़्यादा, तो ये अच्छा कंडक्टर नहीं होगा। आयरन की रेसिस्टिविटी इसके कंपेरिजन में कम है, तो ये थोड़ा सा अच्छा कंडक्टर होगा। अब इसमें पूछता है व्हिच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर। अब उस टेबल में देखना है कि सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा, इनमें नहीं देखना है, दोनों में, है ना। तो जो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर बिकॉज इट हैज़ द लोवेस्ट रेसिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁻⁻8 है। तो जिसकी रेसिस्टिविटी सबसे कम होगी वो कैसा होगा, एक तरह का बेस्ट कंडक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ, ये मेरे पास टेबल है रेसिस्टिविटी की। यहाँ पर यदि हम कंपेरिजन करेंगे, हमारे पास 3 चीज़ें थी। एक हमारे पास आयरन की बात हो रही थी, मैंगनीज की बात, वो मरकरी की बात हो रही थी। आप आयरन के हिस्से में चले जाइए, ये आयरन की रेसिस्टिविटी है। ये मरकरी के हिस्से में चले जाइए, मरकरी की रेसिस्टिविटी, ये रेसिस्टिविटी की वैल्यू लिखे थे, है ना। तो यदि आप एग्जाम में टेबल दिया हो तो रेसिस्टिविटी लिख दीजिए, और नहीं दिया हो तो केवल वर्ड्स में लिख दीजिए कि इसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा है किससे, आयरन से, वैल्यू नहीं लिखना है। तो आप देख लो इसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा है, इसलिए ये अच्छा कंडक्टर नहीं है, इसकी कम है तो ये थोड़ा सा अच्छा कंडक्टर। अब इस टेबल में सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है, ये क्वेश्चन है ना। तो सिल्वर की रेसिस्टिविटी सबसे कम है पूरे टेबल में, इसलिए जो यह है यहाँ पर सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन थे, तो इनको आप लोग बिल्कुल राइट करके देख लेना है।